नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम होमगार्ड का एक प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, तो उसी की श्रृंखला में ये अगला प्रैक्टिस सेट है और आज अगली क्लास है। तो आइए चलते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर आपको बताना है 1900, 1901, 1910 और 1920। इसका आंसर है 1901। ठीक है, देखिए, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में की गई थी। यह पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, इन सब से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे उन्हें आप नोट करते चलिए। ठीक है, तो ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया था। प्रारंभ में यह 5 श्रेणियों में दिया जाता था, जबकि अर्थव्यवस्था का नोबेल बाद में जोड़ा गया। तो पहले 5 श्रेणी थी, फिर अब एक और जोड़कर इकोनॉमी, जिसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, कुल मिलाकर 6 श्रेणी हो गई। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर पूछे कि शुरुआत से ही 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते तो गलत हो जाएगा। शुरुआत में 5 श्रेणी थी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, जो अर्थशास्त्र है, उसको बाद में जोड़ दिया गया, तो अब 6 श्रेणियों में दिया जाता है। यूपी में विधान परिषद की कुल सीटें कितनी हैं, ये आपको बताना है। विधान परिषद की कुल सीटें, तो वो आपका हो जाएंगी सी। ठीक, विधान परिषद की। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अपर बॉडी। तो ये हो गया। ठीक, अपर हाउस, उच्च सदन, अपर हाउस। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। या एक स्थायी सदन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसमें पूछते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको बताना होगा 6 वर्ष होता है, और ये एक स्थायी सदन होता है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब अगला देखिए, राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है? ये तो सबको ही पता होगा, पर ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी एग्जाम में आ सकता है। तो आप याद रखेंगे 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रगान को गाने में कुल अवधि 52 सेकंड की निर्धारित है। ठीक है, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। एक क्वेश्चन आप यहां से देख लीजिए। मूल रूप से बंगाली भाषा में बनाया गया था। संविधान सभा ने 25 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से अपनाया था। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो राष्ट्रगान है उसको संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो अपनाया था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इस पे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना है न्यूयॉर्क में है कि जिनेवा में है कि द हेग में है या पेरिस में। तो इसका आंसर हो जाएगा द हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग शहर में है। अब द हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो कभी कभार नीदरलैंड देता है कि किस देश में है, तो नीदरलैंड हो जाएगा। और अगर हेडक्वार्टर का क्या कहते हैं शहर पूछेगा तो द हेग हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंगों में से एक है। जैसे यूनाइटेड नेशन जो होता है उसके 6 अंग हैं, तो उसमें एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी और इसमें 1946 को कार्य करना शुरू किया था। तो स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई 1945 में। ये आप ध्यान रखेंगे। अब अगला देखिए, लाफिंग गैस। ठीक, जिसे हम बोलते हैं लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ये आपको बताना है। नाइट्रिक ऑक्साइड है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है कि नाइट्रस ऑक्साइड की नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड? तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। और ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसका फॉर्मूला N2O। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में संज्ञाहारी, ठीक है, एनेस्थीसिक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि वहां पर एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि जो भी पेन हो वो फील ना हो, तो इस वजह से इसका यूज करते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन डेल्टा किस नदी पर बनता है? तो ये आपको बताना। सुंदरवन डेल्टा कहाँ बनता है? वेस्ट बंगाल में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कहाँ बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का जहाँ पे संगम होता है, जहाँ पे वो दोनों आकर गिरते हैं, वहां पर डेल्टा बनाते हैं, तो उसे हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं।
ठीक है, देखिए सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से होता है या विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। और आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, तो आप बताएंगे सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष अधिकता में पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे सुंदरवन कहा गया। अब यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, जो वृक्ष हैं वो सुंदरी नाम के पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस जगह को सुंदरवन बोल दिया गया। अब आप ध्यान रखेंगे इस बात को, यूपी में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है, तो ये आपको बताना है। यूपी में तो आपको पता है कि जो तराई इलाका होता है वहां पे थारू जनजाति होती है, बहराइच और इन सब जो इलाके, लखीमपुर खीरी, ठीक है, तो ये तराई का, देखिए लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, ये सब यह जनजाति दीपावली के त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि दिवाली के त्यौहार को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो उसका आंसर थारू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में, आपको आर्टिकल बताना है कॉन्स्टिट्यूशन का, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वर्णित है, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है आर्टिकल 17, जिसको आप आर्टिकल 17 बोलते हैं। ठीक है, यह अनुच्छेद 17। अब देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता या छुआछूत को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए बनाया गया था। यह एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार मतलब ये फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट है जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो फंडामेंटल राइट तो है, पर कौन सा फंडामेंटल राइट है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी में आता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और को अपराध घोषित किया गया जिसके लिए दंडनीय है। अगर कोई अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है तो उसके लिए उसको सजा दी जा सकती है, ये चीज है। ठीक, अब देखिए कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपको बताना है। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? अगर आप देखेंगे तो भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं, तो उसमें एक कथकली भी है। तो वो कौन सा, कहाँ से है? वो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अब देखिए जो कथकली है केरल राज्य का विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है और इसमें विशेष प्रकार की वेशभूषा और चेहरे पे मुखौटा, मेकअप का प्रयोग किया जाता है। तो कभी कभार कथकली में कैसा विशेष वेशभूषा होती है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। और आप देखेंगे कि केरल के पास 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक मोहिनी अट्टम भी है। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है कथक। ये आप ध्यान रखेंगे। अब वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्त आयोग के लिए कौन सा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 280। देखिए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति, अब पूछता है वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण, जैसे कि कैसे जो वित्तीय संसाधन है उसका वितरण कैसे किया जाएगा, स्टेट को क्या मिलेगा शेयर, सेंटर के पास कौन सा रहेगा, ये सारी सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग करता है। तो इसका जो गठन है वो राष्ट्रपति करता है, हर 5 साल पे एक बार बनाया जाता है। इसके लिए संविधान में जो आर्टिकल है वो 280 है। ठीक, अब ध्यान रखेंगे। भारत का एकमात्र, मतलब एक ही है सिर्फ, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो आप पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये हो गया कहाँ पर है, तो इसका आंसर मणिपुर हो गया। इसका नाम क्या है? तो उसका नाम है केबुल लामजाओ। ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। फिर राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जो लोकटक झील पर है, और ये किस झील पर है? लोकटक पे। यह उद्यान लुप्त प्राय संगाई हिरन, नाचते हुए हिरन का प्राकृतिक आवास है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि नाचते हुए हिरन के लिए कौन सा नेशनल पार्क है या उद्यान है। ठीक, तो आप इसका नाम बता देंगे केबुल लामजाओ। अब आ गए चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ था? जो लोग भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जनरली इसका आंसर उनको पता ही होता है, तो इसका आंसर है गोरखपुर। ठीक, अब चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। इस घटना में प्रदर्शनकारियों ने एक थाने में आग लगा दी थी
जिससे 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। इसी हिंसा के कारण गांधी जी ने, देखिए, सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1920 में आया, ठीक। तो असहयोग आंदोलन जब 1920 में आया तो फिर 1922 में चौरी चौरा की घटना हो गई। तो उससे जो गांधी जी थे उनको इस बात का बहुत बुरा लगा कि जो आंदोलन अहिंसा का था वो हिंसा में परिवर्तित हो गया। तो इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन जो चलाया था उसको वापस ले लिया। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस घटना की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो उसका आंसर है चौरी चौरा। अब देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ, ये 1757 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल में लड़ा गया था। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इसमें देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो था वो जीता और सिराजुद्दौला हार गए। नवाब की हार के साथ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि वो कौन सा युद्ध है जिसके वजह से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। तो वो है प्लासी का युद्ध। ये आप ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये आप बताएंगे दूध का सफेद रंग जो होता है वो केसीन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक, अब दूध का सफेद रंग केसीन की उपस्थिति के कारण, और केसीन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। अब आप देखेंगे गाय का जो दूध होता है, आपने देखा होगा जो गाय का दूध होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। तो वो पीला रंग किस वजह से आता है, वो कैरेटिन की वजह से आता है। दूध में मुख्य रूप से लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ये तीनों के तीनों ही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में अलग अलग बन सकते हैं कि दूध का पीलापन किसकी वजह से होता है, कैरेटिन की वजह से। ठीक, और शर्करा कौन सी होती है, लैक्टोज। तो बहुत से लोग आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बताते हैं कि हम लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं, तो वो मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो जैसे ही मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उनको उससे प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसको इसलिए क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज मिलता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में है। तो ये आपको बताना है लद्दाख में है कि जास्कर में है कि काराकोरम में है कि पीर पंजाल। तो इसका आंसर है काराकोरम। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है काराकोरम। अब देखिए गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यह लद्दाख के काराकोरम में पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,611 मीटर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे K2। ये भारत की सबसे ऊंची, विश्व की दूसरी। ठीक, और पहली कौन सी हो जाती है, माउंट एवरेस्ट। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, जल विद्युत परियोजना है तो इसका मतलब वो किसी नदी पर होगी। तो सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, वो है चेनाब। देखिए ऐसे भी लिखा रहता है और ऐसे भी लिखा रहता है, तो आप ध्यान रखेंगे। सलाल जम्मू कश्मीर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चिनाब नदी पर है। एक महत्वपूर्ण पन बिजली योजना है, पानी से बिजली बनाने की योजना है। ठीक है, चिनाब नदी सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियों में एक प्रमुख नदी चिनाब भी होती है। तो इसके बाद आप देखिए हड़प्पा की खोज किसने की। तो आपको पता होगा हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की। ठीक है, हड़प्पा की खोज वर्ष 1921। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि हड़प्पा की खोज कब की गई। तो वो 1921 हो गया। और किसने की, तो आप बताएंगे बहादुर दयाराम साहनी ने। और ये स्थल रावी नदी के तट पर है। ये भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो हड़प्पा की खोज हुई वो हड़प्पा का जो स्थल है वो कौन सी नदी के तट पर है। तो वो रावी नदी के तट पर है, वो सिंधु नदी के तट पर नहीं है। ये चीज एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि रावी नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता इसी स्थान के नाम पर इसीलिए इसको, क्योंकि सबसे पहले जिस स्थान की खोज हुई वो हड़प्पा थी, इसलिए हमने उसको हड़प्पा सभ्यता का भी नाम दे दिया। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको ये दो ऑप्शन पास के दिख रहे हैं। तो इस तरह से भी एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि जब दो ऑप्शन एकदम पास पास के दिए होते हैं तो जनरली आंसर उसी में से होता है। तो इसका आंसर 9 दिसंबर 1946 है। ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताना है कि अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे।
और जब स्थायी पूछता है तो राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इस प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब अगला देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जो ज्वाइंट सिटिंग होती है संसद की, संयुक्त अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको बताना है। तो संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, ये देखिए, बुलाता कौन है, आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में ये कैच है कि बुलाता कौन है, तो बुलाता राष्ट्रपति है ज्वाइंट सिटिंग को, पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये कौन सा आर्टिकल है, 108। अगर आप पूछें कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये चीज लिखी हुई है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 108 में ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन है, इसको एक क्वेश्चन की तरह मत पढ़िए कि आपको डेली 40-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो सिर्फ 50 ही क्वेश्चन है, उसमें आपको 100 से ज्यादा ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर पूछे जाएंगे। भारत की नीली क्रांति के जनक कौन है? ठीक, तो आप अगर इसका आंसर बताएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण कृष्णन। तो देखिए, भारत की नीली क्रांति का श्रेय अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी को जाता है, ये बात आप याद रखें, क्योंकि हम बाकी चीजें पढ़ते हैं। श्वेत क्रांति के लिए हम वर्गीस कुरियन का नाम पढ़ते हैं, एक ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, हरित क्रांति के लिए हम स्वामीनाथन का नाम पढ़ते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। पर नीली क्रांति ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप नीली क्रांति का नाम याद रखेंगे, अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी। अब देखिए, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो ये आपको बताना है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो इसका आंसर है किरण बेदी, और ये आपको पता भी होगा। ठीक है, तो देखिए अब अगर इसमें आप देखें तो जो एनी बेसेंट हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक, और सरोजनी नायडू जो थी वो क्या कहते हैं, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। तो किरण बेदी 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और इनको 1994 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, तो आप यहाँ देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। तांबा, जैसे देखिए पीतल क्या होता है, ब्रास, अब आप देखेंगे तांबा कॉपर और जस्ता जिंक, इन दोनों को मिलाते हैं तो पीतल बनता है, जिसमें 70% तांबा रखिए, 30% जस्ता रखिए। इससे हम क्या करते हैं, बर्तन बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, वाद्य यंत्र बनाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भारत और यूपी में पीतल के बर्तन सबसे ज्यादा कहाँ बनाए जाते हैं, मुरादाबाद में, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। भारत में योजना आयोग को बदलकर क्या बना दिया गया? अब देखिए, योजना आयोग को बदला गया तो हमने क्या बना दिया, योजना आयोग को हमने नीति आयोग बना दिया, ये बना 2015 में। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को बना दिया गया, मतलब अब योजना आयोग का काम नहीं है, वो काम नहीं करती है, अब उसकी जगह पे नीति आयोग काम करती है। तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभार एक आध क्वेश्चन फुल फॉर्म से बन जाते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। फिर प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ ये 3 पॉइंट हैं और आपके लिए तीनों क्वेश्चन है। ठीक, ये ध्यान रखिए। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है, अब देखिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जबकि बुध सूर्य के सबसे निकट है। अगर आप सन देखेंगे तो जो सन है इससे सबसे पास में जो ग्रह है ये बुध है, पर सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र, ये आपको ध्यान रखना है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है, क्योंकि वहां पे CO2 बहुत है, और जितना ज्यादा CO2 होता है उतना ग्रीन हाउस गैस हो जाती है, तो उसकी वजह से जो प्लैनेट है वो उतना ज्यादा गर्म हो जाता है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको प्रिपेयर करना है। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर है, ये है संत कबीर नगर में। ठीक, अब देखिए, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है, एक महत्वपूर्ण जलमग्न क्षेत्र है, वेटलैंड है ये।
ठीक, जहां पर कई विदेशी पक्षी आते हैं, ठीक है, विदेशी पक्षी जो आते हैं वहां पर। इसके हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट घोषित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो बखीरा पक्षी अभ्यारण्य है वो रामसर साइट है कि नहीं है, तो वो रामसर साइट है और वो संत कबीर नगर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही चीजें। अब जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है, तो वो हो जाएंगे ऋषभदेव। ठीक है, और अंतिम पूछता है तो महावीर स्वामी, ये लास्ट है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम ऋषभदेव थे, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और 24वें और अंतिम कौन थे, महावीर स्वामी। ये हम आपको बताया, ये 24वें बोलिए या अंतिम, क्योंकि जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर की संख्या कितनी है, 24। तो इसका मतलब जो अंतिम होंगे वो 24वें होंगे, तो वो हो गए महावीर स्वामी। पर आपसे कौन सा पूछा है, फर्स्ट पूछा है, तो आपको बताना है ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल तो थार है, तो वो चीज भी आपको एक ध्यान रखनी है। अगर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछेगा तो उसका नाम सहारा मरुस्थल है। अब वो कौन से कॉन्टिनेंट में है या किस महाद्वीप में है, ये आपको बताना है, तो ये अफ्रीका में है। ठीक है, देखिए सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में है, और ये 11 देशों में फैला हुआ है अफ्रीका के। एक फैक्ट आप यहाँ से तैयार करिए, यहाँ का वातावरण बहुत ही शुष्क और तापमान बहुत अधिक है। ये चीजें आपको एकदम ध्यान होनी चाहिए। किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन्स की तरह भी काम करता है, इसीलिए उसको हम हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो वो कौन सा विटामिन है, वो है आंसर विटामिन डी। विटामिन डी एक हार्मोन्स के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। इसका निर्माण मानव शरीर की त्वचा में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि जैसे, इसीलिए आप देखते हैं जिनका भी विटामिन डी कम होता है उनको सनलाइट में जाकर बैठने के लिए, सूर्य की उपस्थिति में बैठने के लिए कहा जाता है सुबह सुबह सुबह। अब जैसे कोई भी नए बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको भी डॉक्टर बोलते हैं कि इनको रोज सुबह धूप दिखाइए, तो उससे उनकी त्वचा से विटामिन डी बन जाएगा। इसलिए ये हड्डियों को मजबूती देने के लिए कैल्शियम का अवशोषण करता है। अब जैसे आपके बॉडी में मान लीजिए कैल्शियम है या आपने कुछ खाया, उस प्रोडक्ट में कैल्शियम है, तो वो कैल्शियम जो है वो आपकी बॉडी में अवशोषित कैसे होगा, तो उसके लिए विटामिन डी की मदद लगती है। इसलिए विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो देखिए हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इससे। यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अब देखिए वृक्ष अशोक है, जिसे हम सीता अशोक के नाम से भी जानते हैं। अब पुष्प की बात करेंगे आप तो पलाश है, जिसे हम टेसू भी बोलते हैं। पक्षी जो है वो सारस है। ये सब क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अशोक का पेड़ हिंदू संस्कृति और आयुर्वेद में बहुत पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो जो रक्त का पीएच होता है वो कितना होता है, वो होता है 4। रक्त का पीएच सामान्यतः 7.4 होता है। ठीक, यह माना जाता है कि रक्त हल्का क्षारीय। देखिए इसमें ये क्वेश्चन गलत है, इसमें यह आंसर नहीं होगा। आंसर होना चाहिए इसका 7.4। ठीक है, 7.4। अगर हम नीचे जाते हैं तो एसिडिक होता है, जैसे 7 से जब नीचे जाएंगे तो एसिडिक होगा और 7 से ऊपर जाएंगे तो अल्कलाइन होगा। तो 7.4 है तो इसका मतलब क्षारीय है। ठीक, तो आप देखेंगे तो अम्लीय, 7 से नीचे जाते हैं तो अम्लीय होता है पीएच का मान, और 7 से ऊपर जाते हैं तो क्षारीय। तो 7.4 है तो ये क्षारीय हो जाएगा। शरीर की आंतरिक वातावरण को संतुलित रखने के लिए पीएच का स्थिर रहना अनिवार्य है। ये बहुत जरूरी है कि अगर आप के शारीरिक वातावरण एकदम संतुलित रहेगा तो आपका पीएच भी सही रहेगा। तो ये चीज बहुत मॉनिटर करनी रहती है लाइफ में लोगों को। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से लिया गया है, तो शिक्षा का अधिकार लिया गया है अनुच्छेद 21A से। अब इसमें आप देखिए अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है। इसे कराना ही है, यह अनिवार्य है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। अब देखिए जैसे यहाँ पर आर्टिकल सिर्फ लिखा है, अगर इसके आगे
ऐसे लिखा होता है कैपिटल में A B C ऐसे अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन से ये आर्टिकल बनाए गए हैं। तो यहाँ पे संविधान संशोधन किया गया और जो संविधान संशोधन किया गया उसको बोलते हैं 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 2002 में किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है कि जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो कौन सा आर्टिकल लेकर आया, तो वो आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद 21A लेकर आया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें राज्य को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी होती है, इसीलिए प्राइमरी स्कूल्स बनाए गए हैं जहां पर बच्चे निशुल्क पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज सरकार को अनिवार्य करनी पड़े। अब इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? आपने सुना होगा कि किसी को भी घर में डायबिटीज होती है तो उनको, बहुत से लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, तो डायबिटीज मतलब मधुमेह। ठीक, आप ये चीज ध्यान रखेंगे। इंसुलिन का मुख्य उपयोग मधुमेह, डायबिटीज के रोगियों के शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए। जैसे क्या होता है कि जब बॉडी में इंसुलिन कम बनती है तो जो शुगर लेवल होता है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, इस वजह से बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो उससे हम डायबिटीज कहने लगते हैं। तो जब हम इंसुलिन का इंजेक्शन देंगे तो जो शुगर का पाचन होता है वो हो जाता है, इस वजह से हम क्या करते हैं कि जिसको शुगर लेवल नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन लगाना पड़ता है। इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला एक हार्मोन है। अब इंसुलिन बॉडी में बनता भी है अग्नाशय पैंक्रियाज में, पर क्या होता है कभी कभार इंसुलिन कम बनता है या फिर बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है कि इंसुलिन नहीं बना पा रही, जितना बॉडी में शुगर जा रहा है उसके कंपैरिजन में उतना इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, तो फिर शुगर की हो जाती है। अब ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया मदद करता है। अब जैसे आपने शुगर कंज्यूम करा, अब शुगर से आपको शारीरिक ताकत कैसे मिलेगी, वो करेगा इंसुलिन। इंसुलिन शुगर को या ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको ब्रेक करता है और उससे आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ये आपको बताना है। हीराकुंड बांध, तो ये महानदी पर हो जाएगा। उड़ीसा में है, ये भी आपको याद रखना है। महानदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। यह विश्व में सबसे लंबे बांधों में से एक है, विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक है, जिसकी मुख्य लंबाई 4.8 किलोमीटर। कितना लंबा है? 4.8 किलोमीटर, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिंचाई भी हो रही है इससे, जल विद्युत उत्पादन के लिए भी है, तो बहुउद्देशीय परियोजना हो गई कि हम सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे विद्युत उत्पादन भी कर रहे हैं। फिर अपना अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया? अब मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य को, पहले जो हमारा संविधान बना था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, फिर उसके बाद जब स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंडेशंस दिए कि आप मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़िए, तो उसके बाद जोड़ा गया। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों में अब जब 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तो उससे भाग 4(1) बनाया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप देखेंगे, संविधान का भाग 4(a), तो ये 4(a) बात करता है फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको आप मौलिक कर्तव्य कहते हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ? वो था 42वां। ठीक है, 1976 में। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसको इस हिसाब से पढ़िए कि हर स्लाइड पे जो जो चीजें आपको लिखी हुई हैं वो सब आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, फिर 86वां संशोधन करके, जिससे हमने राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का अधिकार दिया, आर्टिकल 21A जोड़ के, तो उससे हमने 11वां जोड़ दिया। ठीक, भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो भारत के प्रथम नागरिक जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक किसे बोलते हैं? राष्ट्रपति को। ये बात आप ध्यान रखेंगे। संवैधानिक मर्यादा और वरीयता के क्रम के अनुसार राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको एकदम पता होनी चाहिए अच्छे से। राष्ट्रपति भारत के राज्य का प्रमुख और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि जो तीनों सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी, जो यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अब इसे अब पूछता है कि वो कौन सा विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का जिसे हम पूर्व का क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड कहते हैं।
तो वो हो जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, भारत के चौथे सबसे पुराने आधुनिक विद्यालयों में से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे देखिए, इसके बाद भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्य मार्ग कौन सा है, जिसको हम नेशनल हाईवे बोलते हैं। जैसे आप जब चलते हैं हाईवेज पे तो हर हाईवे का एक कोड होता है, तो ऐसे ही नेशनल हाईवे वो कौन सा है जो सबसे लंबा होता है, वो है नेशनल हाईवे 44। ये देखिए कहाँ से कहाँ तक है, भारत का सबसे लंबा, और कहाँ से, श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। ये आप एकदम ध्यान रखेंगे कि श्रीनगर से शुरू हुआ, श्रीनगर मतलब आप समझ लीजिए ये जम्मू कश्मीर, यहां से शुरू होकर कन्याकुमारी, तो ये पहुंच गया। ठीक है, एकदम सदर्न पार्ट पे तमिलनाडु में। तो ये चीज है, यह भारत को जोड़ता है और 11 राज्यों से होकर गुजरता है। इसमें टोटल 11 राज्य हो जाएंगे अगर आप जम्मू कश्मीर से नीचे तमिलनाडु की बात करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अब जैसे मान लीजिए करंट अफेयर्स में यूनेस्को की कोई मीटिंग हुई या कुछ हुआ तो उससे स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है और करंट का भी बन सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए पेरिस, यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ये भी मिल गया कि देश और उसकी राजधानी, तो फ्रांस और उसकी राजधानी क्या है, पेरिस है। ये ध्यान रखिएगा। स्थापना कब हुई, 16 नवंबर 1945। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संविधान को बनने में कितना समय लगा, ये आपको बताना। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आसपास हैं, यहाँ पर भी एक है, तो इसमें से आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे संविधान को बनाने में। ठीक है, कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 11 बैठक हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को पूरी तरह से अपना लिया, अंगीकृत कर लिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस तारीख को या किस डेट को हमने संविधान को अंगीकृत किया था, तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, वो जाएगा आंवला। जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में विटामिन सी होता है, पर अगर आप आंवला की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा विटामिन सी आपको आंवला में मिलता है। ठीक है, अब ये है खट्टे रसीले फल में संतरा और नींबू, इन सब में विटामिन सी। और विटामिन सी की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि वो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग से लड़ने के लिए शरीर को प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि स्थापना 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा, नदियों में उत्तम कहा गया है, तो ये कहा गया है सरस्वती नदी को। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र और नदी तमा, नदियों में उत्तम बताया गया है। और कौन सी ऐसी नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार मिलता है, तो वो है सिंधु नदी। ये भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। गंगा यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में क्रमशः 1 और 3 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब पूछ रहा है कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे। अब इसमें आप देखिए अगर इसमें आप देखेंगे तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी भी होगा और गयासुद्दीन तुगलक भी, तो ये आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। अब देखिए यूपी का राजकीय पक्षी क्या है, सब यूपी का राजकीय पक्षी पूछा है। यहाँ पर भारत का राजकीय पक्षी भी दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, सारस क्रेन होता है यूपी का, और अगर भारत का राजकीय पक्षी पूछेगा तो मोर हो जाएगा, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाए गए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की, ये आप ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में कलकत्ता में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य सती प्रथा जैसी कुरीतियों का अंत करना और एकेश्वरवाद को बढ़ाना। अब एकेश्वरवाद मतलब एक भगवान में विश्वास रखिए, कई भगवान की पूजा करने से अच्छा है एक भगवान में विश्वास रखना इसको। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है,
अब दुधवा नेशनल पार्क आपको पता होगा, हो सकता है बहुत से लोग घूमने भी गए हो वहाँ पर, तो वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक है, यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, बारहसिंगा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो प्रोजेक्ट टाइगर में कौन सा आता है, तो वो दुधवा नेशनल पार्क है, ये ध्यान रखेंगे आप। और अब देखिए एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। इसका मुख्यालय है मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी तैयार हो गया कि फिलीपींस की राजधानी क्या होती है, तो वो होती है मनीला। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थापना 1966 में एशियाई देशों के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए की गई थी। ठीक, तो आज के हमारे जितने भी क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपका पेपर कैसा आएगा। इसलिए आप इस सीरीज को देखें, और अगर आपको कोई भी सजेशंस देने हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो सजेशंस दे सकते हैं। थैंक